संशोधन कर दिया, तो फिर ये एक और 140 करोड़। In the year 2000, around 35%. भारत वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। तो ये नया विषय तो नहीं, ये दशकों से चला आ रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है। कार्रवाई ना करके हम लोग को एफआईआर कर दिया और हमने इससे बहुत पास से जुड़ा भी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है विनोद श्रीवास्तव। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भारत में 222.2 मिलियन यूट्यूब चैनल हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो 22 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूब इंडिया में चैनल क्रिएटेड हैं, और उसमें से बहुत सारे काफी चैनल्स का कंटेंट मेरा कंज्यूम करते हैं। तो फिर ये एक और चैनल। इस वीडियो में अगर आपने 5 से 7 मिनट इन्वेस्ट किया तो आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो का इंटेंट क्या है और ये वीडियो आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्टेबल और कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने वैल्यूएबल 5 से 7 मिनट इस वीडियो को जरूर दें और फिर जज करें कि ये वीडियो आपके टाइम के लिए वर्थ इट था या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत आज अपने 60 से 70 करोड़ युवाओं के साथ सभी युवा देशों की लिस्ट में सबसे पहले मुकाम को होल्ड करता है, यानी सबसे पहली पोजीशन को होल्ड करता है। भारत वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। जब 2024 में हमारे भारत की जीडीपी रोबस्ट 8.24% है, तब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस भारत देश के युवाओं की तरक्की की दिशा और दशा क्या है। आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होंगी, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भारत की द रियल पिक्चर और आने वाले इसके भविष्य की द बिग पिक्चर को जानने में बहुत मदद मिलेगी। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होंगी कि इस वीडियो का एग्जैक्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, इसका इंटेंट क्या है, और इस वीडियो की आवाज, इसका चेहरा यानी मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। जानेंगे ये सब, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लिप को ध्यान से और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखें। तो सही करूं, मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। और दूसरा रुतबा, तो वो सिक्योरिटी के साथ साथ रुतबा अगर दोनों मिल जाए तो वो सरकारी नौकरी में चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी में। सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। Most of the unemployed people are young, and this is worrying because India's young population is seen as a national asset. Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया सर, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर, और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करते थे सर। और मैं 2 साल से गांव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को एफआईआर कर दिया। हम लोग क्या करें सर, अब किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करार, उतनी पैसे कहाँ जाएगा। 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाया सर। इस क्लिप को देखने के बाद आपको जितना शॉक लगा और आपको जितना कष्ट पहुंचा, उतना ही कष्ट, उतनी ही पीड़ा मुझे भी महसूस हुई। आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बहुत सारे द्वंद्व होंगे कि क्या ये तस्वीरें, क्या ये आंकड़े उसी देश के हैं जहां की जीडीपी इतनी मजबूत है? क्या ये लोगों के चेहरे की उनकी भावनाएं, उनकी पीड़ा, उनका कष्ट और ये आंकड़े आपको बिल्कुल पैरेलल या मैच करते हुए लगते हैं? बिल्कुल नहीं। दुर्भाग्यवश या भाग्यवश, अगर हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहें, ये आंकड़े भी सही हैं और ये लोग और इनकी पीड़ा, इनकी समस्याएं भी सही हैं। बेरोजगारी भारत में कोई एक नया विषय तो नहीं, ये दशकों से चला आ रहा है, लेकिन ये विषय गंभीर तब है और ये चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है, इसका सबसे बड़ा शिकार, इसके शिकंजे में जो सबसे बड़ा वर्ग आता है वो कौन है, उसका परिचय मैं आपसे थोड़ा एक अलग अंदाज में कराता हूँ। जिसपे सारे देश की उम्मीद टिकी होती है, ओलंपिक्स में गोल्ड लाने की उम्मीद टिकी होती है, पूरे देश को, जिनके कंधों पर पूरे देश को इकोनॉमिक ग्रोथ का भार होता है, जिन लाखों करोड़ों अरबों लोगों की उम्मीद टिकी होती है, उस देश का युवा यानी यंग ब्लड।
हमारा देश का युवा इस समस्या से सबसे ज्यादा पीड़ित है। जिस भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समस्या पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बेरोजगारी की यानी अनएम्प्लॉयमेंट की, ये समस्या तो दशकों से चली आई जैसा कि मैंने कहा, और हमने इससे बहुत पास से जिया भी है, महसूस भी किया है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, हमने अपनी रियल लाइफ में ऐसे लोगों से, हमारे घर में हम खुद ही डेली हम इस चीज से गुजरते रहते हैं, ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं, या हमारी डेली लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स चलते रहते हैं, तो हम इन चीजों को बड़े ही आसान भाषा में और आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा अचानक से इतना ज्यादा क्यों ब्लास्ट करने लगा, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनने लगे, कंटेंट बनने लगे, इसके पीछे का रीजन क्या है जरा समझते हैं। अभी ILO ने और IHD ने, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक जॉइंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें जो फैक्ट्स थे वो बड़े ही बहुत ही बिटर थे, बहुत ही सौर थे, जो सामने आए। जो हमारे इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में फोकस करती है और उस पर वो डिस्कशन करती है। उसमें उसने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कशन किया हुआ है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। बट मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि उसमें बहुत सारे डायमेंशन से अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया गया है कि एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, जो MNCs में काम कर रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स है, जो हमारे स्टूडेंट है, जो भी वर्किंग एज ग्रुप में आता है, चाहे वो एक फार्मर हो, वो एग्रीकल्चर में आता हो, वो कोई MNC में काम करता हो, वो कोई जॉब करता हो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो स्टूडेंट हो, जो भी अनएम्प्लॉयड है और अलग अलग सेक्टर्स में अपना कंट्रीब्यूट करता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उन सब पे एक डिटेल्ड केस स्टडी और एक रिपोर्ट है। और इस वीडियो में भी आपको उसका सारा एक सारांश, उसके सारा डेटा, स्टैट्स और फिगर मिल जाएंगे। मैं उस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे फ्री होकर प्लीज जरूर पढ़िएगा, ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हम समझ लें कि ये मुद्दा इतना ज्वलंत क्यों है, इतना ज्यादा हाई क्यों है, इस पर इतनी हाइप क्यों मची है। अब मैं ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे युवाओं के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्लीज बहुत ही अटेंशन से और बहुत ही सीरियसनेस के साथ लें। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये समस्या जितनी नई है, जैसे जैसे समय और दौर बदलता है, नवीनकरण होता है, वैसे ही नया नामकरण भी होता है। जैसे शहरों के नाम बदलते गए, जब समय बदला, जब जमाना बदला, तो वैसे समस्या बदली और समस्याओं के भी नए नाम आने लगे। दुर्भाग्यवश हमने भारत के ग्लोरिफिकेशन की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन एक नया नाम शायद आपने बहुत कम सुना हो, और अगर सुना हो तो उसका अर्थ भी मैं आपको साझा करता हूँ। एक बड़े ही वर्ल्ड के वन ऑफ द एमिनेंट जर्मन इकोनॉमिस्ट निक पर्मा ने अपनी भाषा में, अपनी डेफिनेशन में, अपनी इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी में इसे डिफाइन किया, जिसे बड़े ही एमिनेंट और प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस में, अपने प्रेसेस में, अपने न्यूज़पेपर्स में, अपने डिजिटल प्रेस में से छापा, द नेशन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र, जिसको मैं अगर एक रेफरेंस, एक एग्जाम्पल से समझाऊं, एक ऐसी बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड तो 300, 350, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें कोई पैसेंजर नहीं है, उसकी ग्रोथ में, उसकी सफलता का कोई हिस्सा या उसका भागीदार कोई नहीं है। जिस ग्रोथ का हिस्सा, जिस ग्रोथ का बेनिफिट हमारे युवाओं को मिलना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिल रहा है। और चर्चा इसी पे करेंगे आज, बेरोजगारी। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, हर विषय को हम लोग टच करेंगे, लेकिन पहले 3-4 पॉइंट्स को हम लोग जरा कैटर कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, इसको बड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे, उन सारे वीडियोस का निचोड़, उसकी समरी मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में दूंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसके रीजंस क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है, और हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो जरा समझते हैं कि वर्क फोर्स क्या होता है। 100 में से जितने भी लोग काम करते हैं या काम करने के लायक हैं, उन्हें हम वर्क फोर्स में करते हैं, ठीक है। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में आते हैं। तो ये आंकड़ा भारत में 79% है। आसान भाषा में कहूँ तो 140 करोड़ की आबादी में 111 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, यानी 15 साल या उससे ऊपर। तो भारत में 111 करोड़ वर्किंग एज ग्रुप है, और इसमें से जितने भी लोग काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई वर्किंग एज ग्रुप की और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब जरा समझते हैं कि बेरोजगारी कैसे नापी जाती है। 111 करोड़ के वर्किंग एज ग्रुप में इस समय 55 करोड़ महिलाएं हैं और 64 to 65 करोड़ के अराउंड पुरुष हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 51 करोड़ महिलाएं और 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ पुरुष बेरोजगार हैं।
वो ना ही कोई काम ढूंढ रहे हैं और ना ही कोई काम कर रहे हैं। मुझे बड़े ही दुख के साथ आपको शेयर करना पड़ रहा है कि इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 68 करोड़ यानी 680 मिलियन पीपल ऑफ आवर इंडिया ऑफ आवर नेशन आर अनएम्प्लॉयड एंड बेसिकली दे आर नाइदर लुकिंग नॉर डूइंग एनी जॉब। वो ना ही कोई काम कर रहे हैं और ना ही कोई काम ढूंढ रहे हैं। एक तरीके से ये कहा जाए कि उन्होंने हार ही मान ली है। 2022 की रिपोर्ट बताती है कि अभी 2016 से 2022 में 2024 तक 6 से 7 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो स्थिति है हमारे भारत देश की, ये स्थिति है हमारे यहाँ बेरोजगारी की। तो हमने समझा कि लेबर फोर्स क्या होती है, वर्किंग एज ग्रुप क्या होता है। अब जरा इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बेसिकली जो भी आदमी नौकरी करना चाहता है, रोजगार ढूंढ रहा है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो जो भी कोई काम ना ही कर रहा है ना ही जिसके पास कोई काम है या वो कोई काम ढूंढ ही नहीं रहा है, वो व्यक्ति बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सिंपल सी बात है, जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको जब हम टोटल वर्किंग एज ग्रुप से डिवाइड करते हैं और 100 से गुणा यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाता है। तो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन होगी इकोनॉमी के टर्म्स में, लेकिन जरा आप समझते हैं कि बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस, इसका साइड इफेक्ट, इसके क्या क्या दुष्परिणाम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर हमारा वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन कम होगा, अगर कम लोग भागीदारी लेंगे तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी अफेक्ट होगी। अगर कम लोग नौकरी में भागीदारी लेंगे, अगर कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो नॉकरी ढूंढना बंद कर देंगे, वो नौकरी करना बंद कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट होगी। ठीक है, अब जरा इसे और आगे फर्दर ड्रिल डाउन करते हो, जरा समझते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जैसे ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जब लोग नौकरी करना बंद करते हैं, नौकरी ढूंढना बंद कर देते हैं या उनको किसी भी तरह वो काम नहीं कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए वो बेरोजगार हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। इससे वर्क फोर्स जब श्रिंक होती है तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड पे इफेक्ट पड़ता है। इससे सप्लाई कम होती है, अगर जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, जिससे एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे जॉब्स को, एंटरप्राइजेस को इफेक्ट पड़ता है और एट द एंड एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता है। और उससे मैं आपको एक बड़े ही प्यारे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप ये मान के चलिए कि एक गाँव है, एक टाउन है जहाँ 200 लोगों की आबादी है और इसे हम बिल्कुल वैसे ही समझेंगे, इसमें भी जीडीपी है, इसमें भी इकोनॉमी है, इसका भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे ही हमारे देश भारत का वर्क करता है। हमने 200 नंबर लिया है एग्जाम्पल और रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरा समझते हैं कि 200 लोगों का एक टाउन है, एक विलेज है, 200 लोग वहाँ रहते हैं, 100 लोग वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, तो बाकी 100 को हम अलग कर देते हैं, ये 100 लोग पे हम फोकस करते हैं। तो 100 लोग वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, जिसमें से 70 लोग बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड हैं, वो ना ही कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं या ना ही कोई रोजगार कर रहे हैं। जो बाकी के 30 लोग हैं, जो 30 बचे हुए लोग हैं, वही काम करते हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं, वही रोजगार कर रहे हैं, वही काम करते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ऐसे स्टैट्स और डेटा है तो वहां की इकोनॉमी की हालत कितनी कमजोर होगी, कितनी वीक होगी। अब जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होगा, जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो लोग बेरोजगार हैं वो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, जिसके पास ना कोई रोजगार, जिसके पास पैसे की कमी है, पैसे की तंगी है, वो क्या करता है? वो पैसा कमाने पे नहीं सोचता, वो सोचता है कि मैं अपने अभी के खर्चे को कैसे कम करूं। तो वो अपने खर्चों को कम से कम या ना के बराबर जितना हो सके उसे सप्रेस करेंगे। जब वो अपने खर्चे कम करेंगे, जब वो अपने डिमांड्स को कम करेंगे, तो जो सप्लायर्स हैं उनकी सप्लाई इफेक्ट होगी, क्योंकि अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो बेचने वाला क्या सेल करेगा। जब सप्लायर्स पे इफेक्ट आएगा तो फिर वो अपनी नौकरियों में थोड़ी सी कटौती करेंगे, कुछ लोगों को निकालेंगे, जिनको रखा है उनकी आय कम करेंगे, उनकी इनकम, उनकी सैलरीज को डिडक्ट करेंगे और धीरे धीरे और नौकरी जारी करेंगे, जिससे और ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम होगा, और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी और एट द एंड हम एक ऐसे सिनेरियो में आ जाते हैं जिसे कोई भी फेस नहीं करना चाहता, जिसे कहते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में डेमोग्राफिक डिजास्टर। अनएम्प्लॉयमेंट की हमने अभी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया, कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कशन किया। अब जरा समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन यानी इसका कारण क्या है। देखिए, इसके मोटे मोटे अगर मैं बताऊं तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं 5 रीजंस आपको बताता हूँ, 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हमारे भारत देश में। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 42.3% ग्रेजुएटेड स्टूडेंट यानी यंगस्टर्स, 42.3% युवा जो ग्रेजुएट हैं वो अभी बेरोजगार हैं। हमारे भारत में बेरोजगार में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है युवा का देश है। 83% यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयड। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 2001 में 35.7% यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट थे, जो एजुकेटेड थे, वो अनएम्प्लॉयड थे। अब ये आंकड़ा जैसे जैसे एजुकेशन, जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं, वैसे ये और बढ़ता जा रहा है और इस समय 65.7%
यंगस्टर जो एजुकेटेड हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, वो अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार। इसके जो 5 सबसे बड़े जो रीजंस हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं छोटे रीजंस को रखता हूँ और उसके बाद मैं ड्रिल डाउन करूंगा 3 बड़े कारण पे। सबसे पहला रीजन एग्रीकल्चर। जब कोविड-19 हिट हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मार्जिनलाइज सेक्टर से आते थे, जो थोड़े अनप्रिविलेज्ड क्लास से आते थे, जो वर्कर्स थे, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे, वो कंपनियों में गए, बड़ी बड़ी कंपनियों का निवेश हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे इंडिया में, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए, $1 बिलियन और $1 मिलियन की फंडिंग्स हुई और काफ़ी रोजगार उन्होंने क्रिएट किया, नो डाउट हम ये मानते हैं। लेकिन जैसे ही कोविड-19 ने हिट किया तो उनके मन में एक सेल्फ डाउट आ गया, उनके मन में ये एक डाउट आ गया कि क्या ये फ्यूचर में भी इस तरह की अनस्टेबिलिटी, इस तरह की इनसिक्योरिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अपने घर का रास्ता वापस ले लिया और वो सब अपने जो भी उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, जो एग्रीकल्चर था, उसकी तरफ वो शिफ्ट कर गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में थे, जो कॉटेज स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, अब वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि आज से 10 से 12 साल पहले भारत एक एग्रीकल्चर प्रधान देश था, जहाँ पे एग्रीकल्चर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता था इकोनॉमी में। लेकिन एग्रीकल्चर एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटकम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं जनरेट कर पाता। यही कारण है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन बढ़ने के कारण वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और एग्रीकल्चर को हम एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं मान सकते, वो एक जीविका हो सकती है, रोजगार देने का साधन नहीं। तो ये एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। इस समय 2024 में कम से कम 35,000 नौकरियां, 35,000 ले ऑफ हुए स्टार्टअप्स में। जो एक स्टार्टअप बबल बना था जिसने 25 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी, अब वही हर 6 महीने पे, हर क्वार्टरली हमें खबर आती है, हम लिंक्डइन पे देखते हैं, हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि फैंग जो बड़ी बड़ी कंपनी है, फेसबुक है, एप्पल है, अमेजॉन है, गूगल है, और इंडिया में भी जो मीडियम लेवल के एंटरप्राइजेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सब ले ऑफ कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके एआई भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एक क्लरिकल टास्क है, अगर कोई एक मैनेजरियल वर्क है जो एक टूल कर सकता है, तो मैं उसके लिए क्यों किसी एक व्यक्ति को, एक पर्सन को हायर करूंगा। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं। जरा उसको आगे समझते हैं। चलिए अब आते हैं इस वीडियो की जान पे, यानी इसके मेन पार्ट पे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट के 3 मेजर और सबसे बड़े कारण। तो सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयबिलिटी, यानी नौकरी न दे पाने की समस्या। अगर मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं और मुझे 100 लोगों की नीड है, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं 100 लोगों को रोजगार दूं, मैं 100 लोगों को हायर करूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट मुझे जो चाहिए वो उनके लिए एलिजिबल नहीं है। क्या इसके पीछे ये रीजन है कि वो एजुकेटेड नहीं है? नहीं, वो IIT से पास आउट है, वो IIM से पास आउट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो इसके लिए वर्थ इट नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल में मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा है। वो एक बड़े ही एमिनेंट प्रोफेसर हैं, या फिर एक बहुत अच्छी MNC में वो एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, और वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर है शायद। मैं आपको उनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट में अगर मुझे मिलेगा मैं शेयर करूंगा। उनका ये कहना है कि मैं एक फ्रेशर को हायर करना पसंद करूंगा 5 से 6 लाख के पैकेज पे, रादर देन कि मैं एक IIT के, एक IIM के स्टूडेंट को, पास आउट को, ग्रेजुएट को, उससे मैं हायर करूँ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो एक स्किल। IITs में, IIM में जो पढ़ाया जाता है, मान सकता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता हो, बट एक 12th पास भी उन स्किल्स को सीखे जिनकी आज रिक्वायरमेंट बढ़ रही है समय के साथ साथ, उनको सीख के वो चीज़ें कर सकता है, जिसके लिए एक IIT IIM वाले को हायर करना बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस होगा। और हर आदमी, हर एंटरप्राइज चाहता है कि वो कम से कम आय में, कम से कम एक्सपेंस में ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल सके। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब जब IIT IIMs की बात आई है तो ज़रा इन पे भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IITs की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, IIM में जाना चाहते हैं। इस बार ये 2024 का डेटा है, 8,000 स्टूडेंट, उनमें से 36% ऐसे हैं जो अनप्लेस्ड हैं। और स्पेसिफिकली IIT बॉम्बे में ये डेटा है कि 36% स्टूडेंट, मतलब अप्रॉक्स 750 स्टूडेंट आउट ऑफ 2000 IIT बॉम्बे में, यानी 36% स्टूडेंट ऑफ IIT बॉम्बे अनप्लेस्ड। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इस पे इन डेप्थ रिसर्च की, क्या ये डेटा स्टैट फिगर सही है या नहीं। तो हमें ये पता चला
कि धीरज सिंह ये ग्लोबल आईआईटी एलुमनी ग्रुप के फाउंडर हैं और इन्होंने अपने एनडीटीवी के इंटरव्यू में ये बताया कि 3 से 4 साल 5 साल से उन्हें ये न्यूज़ मिल रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट एंशियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वो गलत कदम उठा रहे हैं, वो सुसाइड्स कर रहे हैं और सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये एक आरटीआई दाखिल की जिनमें पता चला कि ये बात बिल्कुल सही है और उसके बाद ही ये फैक्ट, ये न्यूज़ ये बाहर आई। तो सोचिए ये हाल है हमारे आईआईटीज़ का। अब आईएम्स की बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि जहां पहले जो पैकेज 30 लाख के थे अब वो 16 लाख या 15 लाख के हो चुके हैं। वही जो एक 14 लाख 15 लाख का एलपीए एक ग्रेजुएट को, एक पोस्ट ग्रेजुएट्स को, जो भी ज्यादा सही तो ये होगा कहना कि जो भी आईएम से पास आउट होता था, जिसे पहले 30 लाख का पैकेज मिलता था, 25 लाख का पैकेज मिलता था, अब उसे 15 लाख का पैकेज मिल रहा है। और जिसे 15 लाख 16 लाख का पैकेज मिलता था उसे और कम कर दें तो 8 से 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। अब इस बात पे गौर करिए, जब आप अपनी एजुकेशन पे मिनिमम, चाहे हम आईटीज की बात करें, हम आईएम की बात करें, हम इनकी प्रिपरेशन की बात करें, आप 8 लाख से लेकर 15 लाख 20 लाख 25 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं और आपको बदले में मिलता क्या है? एक 15,000, एक 20,000, एक 25,000 की नौकरी। और अभी जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्स 24 अप्रैल को यह आर्टिकल पब्लिश किया था अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जो आईआईटीज के जो पास आउट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो आईटी से पास आउट हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। अब आप सोचिए, जहाँ पे एक टाइम पे मैं अपनी प्रिपरेशन की, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करूँ, जहाँ हम लोग एक्सपेक्ट करते थे और ये स्टोरी बड़ी फेमस थी हमारे टाइम पे, हमारे बैच में हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे कि आईआईटी बॉम्बे में जो एक मिनिमम भी स्टूडेंट होता है, जो एवरेज स्टूडेंट होता है, जो बिलो एवरेज होता है, उसे भी 11 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है और आज ये एक एवरेज बन चुका है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हम रेलेवेंट स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे। मार्केट में ऐसे स्किल्स के रिक्वायरमेंट है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की, कंटेंट क्रिएशन की जो इकोनॉमी है उसमें जो आपकी स्किल्स ऐड करती हैं, चाहे आप कंटेंट राइटिंग हो, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो और इस तरह की अलग अलग चीजें। तो आज जो समय है, आज जो इंडस्ट्री है वो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री हो चुकी है और हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन सिस्टम। जब मैं एजुकेशन सिस्टम पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जब मैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य उसमें कमी निकालना नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वीक बट फ्लॉड। ये कमजोर नहीं है। अगर ये कमजोर होता तो लोगों को एजुकेशन कैसे मिलती? धीरे धीरे काम हो रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, एजुकेशन का और पेनिट्रेशन हो रहा है ट्राइबल एरियाज में, विलेजेस में, जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन ये वीक नहीं है, ये फ्लॉड है। आई एम सॉरी टू से, मेरे इस वीडियो में आपको ये वीडियो काफी अलग अलग टेंडेंट से आपको लगेगा। कभी आपको सरकार के वे में लगेगा, कभी समाज के वे में लगेगा, कभी खुद पे लगेगा, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज या ब्लेम नहीं करना चाहता। मैं उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का माइंडसेट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक सोल्यूशन के साथ। सो प्लीज बेयर विद मी एंड हैव पेशेंस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, आप सब जानते हैं कि अभी एडटेक स्टार्टअप्स का कितना बूम है। अभी $1 बिलियन की फंडिंग मिल रही है। आपने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स का नाम भी सुना होगा जो 8,000 करोड़ 16,000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। आज के समय में ये कहना कि एजुकेशन की वजह से हमारे देश के युवा बेरोजगार है, ये बहुत गलत होगा। जिस देश के युवा का लिटरेसी रेट 92% हो और ओवरऑल लिटरेसी रेट 83% हो, हाँ मैं मान सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज आ सकती हैं जिससे चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन एजुकेशन आपके लिए अभी के लिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप ये ज़रा सोचिए कि जो बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप्स हैं, आपको यूट्यूब पे, आपको सोशल मीडिया की मदद से आपने बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज सुनी होंगी जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया, जिन्होंने नीट क्रैक किया, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाई की। अगर आपके अंदर एक इच्छा है, एक चाह है पढ़ने की, तो आप कम से कम या ना के बराबर नेग्लिजिबल दाम में एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। तो एजुकेशन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हमारा वीक तो नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो इसको एफिशिएंट बनाने में, प्रोडक्टिव बनाने में काम कर रही हैं, लेकिन ये लैक कहाँ कर रहा है? अब जरा इसे डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। हम बेसिकली क्यों पढ़ते हैं? नौकरियों के लिए पढ़ते हैं। हमें अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी पोजीशन चाहिए, कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। हम नौकरियों के लिए पढ़ाई करते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए, हमें आईआईटीज़ में, एमएनसीज़ में अच्छे हमें आईआईटीज़ में सिलेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बड़े बड़े एमएनसीज़ में काम करना है। तो बेसिकली जब भी कोई नौकरी की बात करता है तो वो कहाँ काम करना चाहता है? या तो एमएनसीज़ में करना चाहता है या फिर वो बहुत एक हाईली रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है। ठीक है, अब जरा से डिकोड करते हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जब हम बचपन से
पढ़ते आ रहे हैं, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ में उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है? मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारे एप्टीट्यूड को, हमारे इनर क्यूरियोसिटीज में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, लेकिन जो फ्लॉज हैं जरा उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम बचपन में पढ़ते थे तो सबके अंदर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी होती है, और बहुत बड़े बड़े ऑथर हैं, नवल रविकांत, जिनका कहना है कि आप अपनी जेन्युइन ऑथेंटिक क्यूरियोसिटी से बहुत कुछ अनोखा कर सकते हैं। अगर एडिसन, आइंस्टीन, न्यूटन को जो जेन्युइन और इनर क्यूरियोसिटी आई होगी, अगर उन्हें कोई रिफ्यूज करता, अगर उन्हें कोई डिनाई करता और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते, क्योंकि उनके अंदर जो भी क्यूरियोसिटीज थी वो सारी आउट ऑफ द बॉक्स क्यूरियोसिटीज, जो इनोवेशन उन्होंने की, सबके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स क्यूरियोसिटी आती है। बट समस्या ये है, दुर्भाग्य है कि हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक टू वे एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो एक वन वे एजुकेशन सिस्टम बन चुका है। यानी टीचर बच्चों को पढ़ाता है, पहला तो उसका करिकुलम इतना आउटडेटेड हो चुका है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब तक आएगा ये हम बाद में देखेंगे और उस पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि अब तक गलती क्या होती आई। एक बच्चे को स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप खुद बताइए क्या वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल है? हाँ, 8 तक की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो मैथ्स है, जो साइंस है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन क्या आगे इसका कोई काम उसको रियल लाइफ में आता है? क्या जब वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचता है, वो बिजनेस के बारे में सोचता है, वो फाइनेंस के बारे में सोचता है, वो पैसे के बारे में सोचता है, वो साइकोलॉजी, वो बिहेवियर, वो कम्युनिकेशन के बारे में सोचता है, तो क्या ये एजुकेशन उसको कहीं हेल्प करती है? और जवाब है नहीं। कुछ भी अलग करने के लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना सबसे बड़ा इसका प्राइमरी रोल होता है एजुकेशन का, हमारे टीचर्स का। बट दुर्भाग्य ये है कि जब भी हम अपनी क्लास में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते थे जिससे हमारे या तो अच्छे मार्क्स ना आए, जो क्वेश्चन हमारे स्कूल के सिलेबस में ना हो, और जो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स हो, हमें उसके आंसर नहीं मिलते थे। और यही दुर्भाग्य है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अज्यूम करके देखिए, कभी भी क्या आपके मन में, जब हम स्कूल लाइफ में थे, थैंक्स टू यूट्यूब, आप ये जरा सोच के देखिए, अगर यूट्यूब नहीं होता तो जितनी आपने केस स्टडी पढ़ी, जितने बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज आपने सुने हैं, जिनको सुन के लगता है कि यार लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि $1 मिलियन स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एआई में कितना कुछ हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आप घर बैठ के कितनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है कि आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं सिर्फ अपने कंफर्ट ऑफ होम से। और मैं भी उस पाथ पे चल रहा हूँ, मैंने भी वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन क्या आपने अपने स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में एक्सपीरियंस किया था? आपने कभी सोचा है कि अगर यूट्यूब ना होता, अगर डिजिटल एक्सपोजर ना होता, तो आप ये सब चीज कभी जान भी ना पाते? क्यों? क्योंकि हमें हमेशा वन वे कम्युनिकेशन में ट्रीट किया गया, और इसी कारण से, इसी वजह से हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटीज नहीं आ पाई। और ऐसे क्वेश्चन जो हमारे मन में आते जब हम पैसे की बात करते थे, तो चाहे सोसाइटी हो, चाहे पेरेंट हो, वो सब हमें कहते थे कि यार अभी ये एज नहीं है इस पे चर्चा करने की। एंड द बिगेस्ट एविल इज आवर माइंड। जो भी हमें कोई आंसर मिलता है जो हमारी लॉजिकल बाउंड्रीज को मीट करता है, हम वहां पे सेटिस्फाई हो जाते हैं और फर्दर क्वेश्चन नहीं करते हैं। और यही डिफरेंस एक एवरेज पर्सन में, हमारे में, आप में, नॉर्मल पर्सन में, और बड़े बड़े इनोवेटर्स में, बड़े बड़े साइंटिस्ट में, क्योंकि वो व्हाई, हाउ एंड व्हाट इन क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करते हैं, और उनका मेजर फोकस रहता है व्हाई पे। वो तब तक ड्रिल डाउन करते हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। हाँ, सोसाइटी उनको कभी कभी थोड़ा सा फ्लॉड कहती है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कहती है, या कभी कभी अगर थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें तो मेंटली डिस्टर्ब भी कह सकती है। और आपको पता है, सारे बड़े साइंटिस्ट को यही टैग मिला, लेकिन रियलिटी ये थी कि जब वो थ्योरीज प्रूफ हो गई तो आज हमें उन्हें बड़े रिस्पेक्ट और बड़े सम्मान के साथ उनको याद करते हैं, और उनकी थ्योरीज को, उनकी इनोवेशन को, उनकी डिस्कवरीज को, उनके जो भी उन्होंने बनाए, और जिसकी वजह से इवॉल्व करके आज हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, हम हर समय उनको ग्रैटिट्यूड, एक थैंक्स फील करते हैं। लेकिन क्या ये उस समय पॉसिबल होता? आप सबने न्यूटन की वो कहानी सुनी होगी जिसने स्कूल ने बता दिया कि वो डम है, उन्हें वो चिट्ठी मिलती है जिसमें उनकी माँ को वो लेटर मिला था उनके स्कूल से, और उनकी माँ ने कैसे उनको होम स्कूल के नर्चर किया। और हमारे भारत में ऐसे एक नहीं, 1000 नहीं, कई करोड़ न्यूटन पल रहे हैं, और इस समय तैयारी कर रहे हैं किसकी? सरकारी नौकरी की। अब यही अगला विषय है माइंडसेट का। अब जरा इसे समझते हैं ध्यान से। ऐसा क्यों है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आदमी स्किल्स को प्रेफरेंस दे रहा है, एजुकेशन में इतना फ्लॉ है? इसका
बहुत बड़ा मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम या कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है और ये चीज़ें स्ट्रक्चर की जाती हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े फिलोसफर से, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट से, उनकी रिसर्च से डिराइव करके बनाई जाती है। तो जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश मॉडल से डिराइव है। थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉर्म करने का, शेप करने का। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर्म्स होते हैं जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, एसएससी सीजीएल के, जिसमें क्वांट आता है, वर्बल आता है, रीजनिंग आता है, यूपीएससी में जो बड़े बड़े आप मेंस के एग्जाम देते हैं, जो आंसर राइटिंग होता है, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो पैटर्न है, कैसे इसे बनाया जाए, इसे कैसे क्वांटिफाइबल बनाया जाए, इसमें आपके थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय, एडवर्ड थॉर्नडिक, जॉन डेवी, इन सब का मानना था, उनकी थ्योरीज, ये सब 20th सेंचुरीज के, इसमें से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे और बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, फिलोसफर थे, जिनका ये मानना था, जिनका ये कहना था कि अगर आपको बहुत अच्छे और एफिशिएंट एक स्टैंडर्ड टेस्ट बनाना होगा जिसको आप क्वांटिफाई कर सके, जिसको आप मेजर कर सके। हम कैसे मेजर करेंगे कि एक पर्सन के अंदर कितना रीजनिंग है, कितना वो इंटेलेक्चुअल है, कितना उसकी जो सोचने का तरीका वो कैसा है, कितना वो प्रैक्टिकल है, कितना वो इमोशनल है, कितना वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, उसकी रीजनिंग कैसी है, उसकी वोकैबुलरी कैसी है, सब कुछ हम मेजर करते हैं एग्जाम्स के थ्रू। और इसीलिए अलग अलग फॉर्म के अलग अलग पैटर्न के टेस्ट होते हैं और एग्जाम होते हैं। और इन सब का रोल था इन एग्जाम्स को डिफाइन करने का, इन्हें इस्टेब्लिश करने का, ये पैटर्न्स डेवलप करने का कि कैसे एग्जाम्स को बनाना है और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेना है, क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, क्या पैटर्न होगा, और आज वही सब फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन हमने थॉमस बेबिंगटन मैक्लॉय को, एडवर्ड थॉर्नडिक को, जॉन डेवी को, सबको एब्जॉर्ब किया, सबकी पॉलिसीज, सबकी थ्योरीज, सबकी फंडामेंटल को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन एक बंदा जिसे हम शायद भूल गए, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे ऐसे थ्योरीज थे जिनको हमें लेना चाहिए था, वो थे हमारे सर जॉन जीन पेजेट। हमने बहुत सारी थ्योरीज को अपनाया, लेकिन एक ऐसी थ्योरी जिसे हम बहुत ज़्यादा अपना नहीं पाए, जिसे हमने बहुत इग्नोर किया, वो थी थ्योरी सर जीन पेजेट की। सर जीन पेजेट एक 20th सेंचुरी के साइकोलॉजिस्ट थे और उनका यह मानना था कि अपनी इनर जेन्युइन क्यूरियोसिटी के थ्रू, इंटरैक्शंस के थ्रू, डिस्कवरीज के थ्रू और अपने कॉग्निटिव सिस्टम्स को समझते हुए, उसमें इनर डेवलप करते हुए, हमें अपने डिस्कवरीज को प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, रादर देन जो आपका रोट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, रोट लर्निंग है, जो मेमोराइजेशन पैटर्न है, उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट में। तो इनका मानना था कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने इनर क्यूरियोसिटीज़ को, अपने जो बिहेवियर पैटर्न है उनको ऑब्जर्व करके, सोसाइटी में इंटरैक्ट करके, डिस्कवरीज को, इनोवेशन में पार्ट लेके, और थोड़ा सा नए फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को डेवलप करके, नए फॉर्म्स ऑफ लर्निंग को डेवलप करके। मतलब जो एक ह्यूमन का तरीका है, जब हम बात करते हैं, जब हम कोई वीडियो देखते हैं, जब हम कुछ क्लिप्स देखते हैं, विजुअल देखते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं। आप जब कोई एक कन्वर्सेशन में होते हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहती है रादर देन जब आप किसी चैप्टर को रीड करें, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही वर्क करता है, ऐसे ही थ्योरीज और ऐसे ही कॉग्निटिव सिस्टम, ऐसे ही हमारा जो न्यूरो साइंस पैटर्न है वो स्टैब्लिश्ड और बिल्ड है। लेकिन दुर्भाग्यवश उन थ्योरीज को इग्नोर किया गया। क्यों? अब जरा इस क्यों पे फोकस करेंगे। क्योंकि सरकार हो, एजेंसीज हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उनको चाहिए एक अफेक्टिव, एक एफिशिएंट स्लेव। सॉरी टू यूज सच हार्ड वर्ड, उन सबको एक एफिशिएंट, एक प्रोडक्टिव स्लेव चाहिए। यानी अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या अगर आप कोई जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप एमएनसीज में काम करते हैं, तो मैं आपको डिसहार्टन नहीं करना चाहता, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं इसे रिप्लेस करता हूँ एम्प्लॉय से। ये सारा सिस्टम, ये सारा पैटर्न इसलिए डिजाइन किया गया ताकि एक अफेक्टिव, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय को बनाया जा सके। और हम इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं, और भारत का युवा भी इसी दौड़ में दौड़ रहा है और इसीलिए परेशान है। ये तो बात हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम की माइंडसेट की कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्यों डेवलप किया है। अब जरा युवाओं पे बात कर लेते हैं। युवा, मैंने आपको बताया, जिसका लिटरेसी रेट कितना है, 92%। 42.3% युवा जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयड है। 35.7% युवा ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड थे 2001 में। 2022 की रिपोर्ट बताती है कि ये डबल हो चुका है। अब 67% जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। भारत के युवाओं में न टैलेंट की कमी है, न हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, न विल पावर की कमी है सबसे ज़्यादा गाइडेंस की, एक डायरेक्शन की। अब अंत में इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं चाहता हूं कि ज़रा फोकस लाएं जहां से हमने शुरू किया था, युवाओं से। आखिर इसका इम्पैक्ट हमारे देश के युवा पे क्या पड़ता है। मैंने सारा फ्रेमवर्क इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको इस प्रॉब्लम को समझने में आसानी हो।
हमारे देश का जो युवा है, जो यंगस्टर्स है, जो इतना एजुकेटेड है, जो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आपने अभी न्यूज़ देखी होगी और बहुत ज़्यादा वीडियो और बहुत ज़्यादा पिक्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ 50 से 60 हज़ार पोस्ट वैकेंसीज के लिए यूपीएसआई के लिए अप्लाई किया। आप जो ये पिक्स देख रहे हैं, ये एक रेलवे स्टेशन की है जहाँ पे हज़ारों लोग भीड़ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, रश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है सिर्फ एग्जाम में अपीयर करने के लिए। आप सोचिए, जिस देश में नौकरी का इतना ज्यादा क्रेज हो, और ये मैं नहीं कह रहा, CSDS यानी सेंट्रल फॉर स्टडिंग डेवलपमेंट स्टडीज, इसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत के 65% युवा यानी यंगस्टर्स सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और इसीलिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अब जरा इसका रीजन समझते हैं, जरा रिवर्स इंजीनियर करते हैं। ऐसा क्यों? एक बड़ा ही पॉपुलर शब्द है सिक्योरिटी, और इस वर्ड में हमें कई समय तक बहुत ज्यादा एक फॉगी स्टेट में, एक ब्लाइंड स्टेट में और एक कंफ्यूज स्टेट में रखा है। आखिर ये सिक्योरिटी आती कहां से? ये एक ह्यूमन का बेसिक टेंडेंसी, एक ह्यूमन नेचर है। साइकोलॉजी में एक बहुत फेमस लॉ है, आपने सुना होगा, मैस्लो लॉ ऑफ हायरार्की। इसमें यह है कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी होती है, फूड, शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमें ये सारी चीजें चाहिए रहती हैं। और इसके बाद हमारे बड़े बड़े आते हैं पर्पस, एम्बिशन, जो आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका लाइफ में पर्पस क्या, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। बट पहले आता है हमारी बेसिक नेसेसिटी। और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम हमेशा से, जब हम नोमैड्स थे, जब हम कोई खतरा देखते थे तो हमारा फियर एंड फाइट मोड एक्टिव हो जाता था। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी इस तरह से, कॉग्निटिव सिस्टम इस तरह से बिल्ड है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है, हम सबसे पहले अपने आप को सेव करते हैं। और इसीलिए ह्यूमन ज्यादा प्रोन होता है, इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स सिक्योरिटी, टुवर्ड्स जॉब। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई। जरा से डेप्थ में समझते हैं। एक थ्योरी है जिसे कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो ये कहती है कि जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो 2-3 फैक्टर्स पे अपने आप को मोटिवेट रखता है। अगर उसे हाइजीन ना मिले, उसे एक सेल्फ बेस्ड एनवायरनमेंट ना मिले जहां वो कॉम्पिटेंस महसूस करे, जहां वो ये महसूस करे कि उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो मोटिवेट नहीं होता। और ऐसे ही मोटिवेटर फैक्टर से वो अपने आप को काफी हाई रखता है, वो अपने आप को चार्ज रखता है। और इसीलिए लोग ज्यादा प्रोन होते हैं सिक्योरिटी की तरफ, नौकरियों की तरफ। तो क्या सरकारी नौकरी करना गलत है, इनकी तैयारी करना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अभी आपने वो शायद क्लिप देखी होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको वो अटैच कर दूंगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। संजीव सान्याल एक बड़े ही रिस्पेक्टेड IAS ऑफिसर हैं। ही इज फाइनेंशियल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर संजीव सान्याल। वो एक IAS ऑफिसर है और उनका एक इंटरव्यू में कहना था दैट इंडियन यूथ लैक पॉवर्टी ऑफ ड्रीम्स। My view is, why shouldn't Indians be billionaires? We are 1/6 of the world's population. 1/6 of the world's billionaires should live in India. So that is a change. We could have done this a generation ago, maybe 2 generations ago, but we didn't because our aspiration was कि हम गरीब रहेंगे। इंडियन यूथ गरीब नहीं है, सिर्फ बेरोजगार नहीं है, उसके सपनों में भी एक पॉवर्टी देखने को मिलती है, एक गरीबी देखने को मिलती है। और उसका सीधा सा कारण है, हम सबका फोकस नैरो डाउन हो चुका है सिर्फ सरकारी नौकरियों की तरफ, क्योंकि सिर्फ वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आपने कभी सोचा है कि आप जिस सिक्योरिटी को चेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके 6 से 7 साल और अनफॉर्चुनेटली आने वाले कई साल इनसिक्योर हो जाते हैं? और यही कारण है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी की चपेट में हमारे देश का युवा है। जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, उसका पेनिट्रेशन हो चुका है। और यही कारण है कि ब्रेन ड्रेन सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज्यादा टैलेंट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। हमारे इंडिया का जो यूथ है, उसके पास ना ही स्किल्स की कमी है, ना ही टैलेंट की कमी है, ना ही हार्डवर्क की कमी है, ना ही रिसोर्स की कमी, उसके पास सब कुछ है। कमी है तो सिर्फ एक सही दिशा की। और शुरुआत हमने की थी युवाओं की दिशा और दशा समझने से, और अंत में अब इनकी दिशा को सही करके इनकी दशा को सुधारना। वो कैसे होगा, उसमें मदद करूंगा मैं, यानी अभिनव श्रीवास्तव। आई एम फाउंडर ऑफ मीडिया एक्ट और क्रिटिक्स मीडिया, और मेरा विजन है 1 लाख लोगों की ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करना जो लाइक माइंडेड पीपल की हो, जो सेल्फ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे। यानी आप अपने लिए एक रोजगार जनरेट करें और आपके अंदर एक आग हो, एक भूख हो, एक इंस्पिरेशन हो, एक ड्राइव हो, ऐसे 10 और लोगों को नौकरी देने की, 10 और लोगों को एम्प्लॉय करने की। सुनने में थोड़ा MLM की वजह से क्लीशे लग सकता है, लेकिन जरा आप विजुअलाइज करके देखिए और मैं कैलकुलेशन के साथ आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर 1 लाख लोगों की ऐसी कम्युनिटी हम बिल्ड करते हैं और हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए एक सेल्फ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है,
और सिर्फ 10 लोगों को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करता है, तो इन अ वे अगर आप इसे कैलकुलेट करें, मैंने कैलकुलेट किया और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिक कैलकुलेशन से। एक आदमी की बेसिक जो सैलरी होती है जब वो अपना करियर स्टार्ट करता है तो 15,000 20-25,000 वो एम करता है कि उसे कहीं मिल जाए। अगर हम कम से कम ले, अगर एक 20,000 की सैलरी भी हर आदमी ड्रॉ कर रहा है तो वो इन अ वे वो 3 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। अब आप सोच सकते हैं, शुरुआत किया था हमने 1 लाख लोगों की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से और उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पे कितना ट्रेमेंडस हुआ। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमें ज़रूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की, थोड़ा सा अपने डायरेक्शन को चेंज करने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की। अगर हम चाहें, जो युवा एक 10 बाई 10 के कमरे में 14 से 18 घंटे 16 घंटे अपने आप को तपा सकता है, अपने आप को उस गर्मी में अपने आप को झुलसा सकता है, वो अपने आप को जला सकता है उस आग में, उस तपस्या में, वो युवा कुछ भी कर सकता है। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक दिशा की, और वो कैसे मिलेगी उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। बिजनेस कैसे करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी है, ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, 90% ऑफ पीपल who fail to start and business online या offline because they fear from starting out। सबसे बड़ा डर होता है कि स्टार्ट कैसे करें। 90% लोगों की समस्या ये है कि हाउ टू स्टार्ट, और उसमें से 10% की समस्या है स्टार्ट करने के बाद कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो मेंटल बैरियर्स हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, सेल्फ डाउट हो, फियर हो, वो सबको दूर करना। इस पे आपके लिए मैं सोलो कंटेंट लाऊंगा। कैसे स्टार्ट करना है, किस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना है, ऑनलाइन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या करना है, नीश क्या होती है, उसे चूज़ कैसे करते हैं, क्या किन चीज़ों को ध्यान रखना है नीश को चूज़ करने में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। और मैं आपकी इस जर्नी में मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपका उंगली पकड़ के आपका साथ दूंगा कि कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, कैसे सीखना है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है। लेकिन ज़रूरत है आपके साथ की, आपके भरोसे की और आपके ट्रस्ट की इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने ओपिनियंस को, अपने फीडबैक को प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो लिखिएगा IMN, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप आने वाले अगले जो मैं वीडियोस बनाऊंगा, जो मैं अगले एक रोड मैप बनाने वाला हूँ आपके लिए, जो पूरा विजन क्रिएट किया है मैंने, इसका एक पार्ट मैं आपके लिए ले आऊँगा कि आगे का रोड मैप क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी और कैसे हम सिर्फ 3 से 4 साल में अपने लिए डिजायर्ड एक अच्छी लाइफ बना सकते। मेरा इंटेंट आपको कोई कोर्स सेल करना, कुछ बेचना नहीं है, सिर्फ आपकी लाइफ चेंज करना। और यही मेरी क्यूरियोसिटी है, यही मेरा एटीट्यूड है। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके कलेक्टिवली इंडिया की इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसका सोल्यूशन है हमसे। जब हम अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपके लिए ऐसा ही एक्साइटिंग और अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप इन चीज़ों के थ्रू, आप कैसे इस जर्नी के थ्रू अपने आप को बेटर कर सकते हैं और कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू कंसिडर इट शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, और इसे लाइक करिए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो मैं कंटेंट लाऊं आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। दिस इज अभिनव श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।